ये है सातोरू गोजो, जिसे जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। और ये है हमारे स्टोरी का दूसरा मेन कैरेक्टर सुगुरु गेटो। गेटो और गोजो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये दोनों हमेशा अच्छाई के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन जाते हैं? और क्या गेटो ने ही गोजो का ये हालत किया है? एनिमे की शुरुआत में हमें गेटो को दिखाया जाता है जो एक कर्ड स्पिरिट को मार रहा होता है और उसे एक बॉल बना के वहीं पर निगल लेता है और निगलने के बाद कहता है कि सिर्फ मुझे ही पता है इसका टेस्ट कितना घिनौना है। गेटो असल में कर्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है जिससे वो किसी भी कर्ड्स को बॉल बना के अपने अंदर निगल सकता है और जब चाहे उस कर्ड्स को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। गेटो भी गोजो की तरह एस रैंक का सॉर्सरर है, तभी वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि उस दिन मैंने उस घिनौने चीज को विटनेस किया था, लेकिन उसके बावजूद मैंने सॉर्सरर बन के इंसानों का मदद करना सही समझा। अगले सीन में हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टाइम पे एक बिजनेसमैन रहा करता था। उस बिजनेसमैन के पास कई सारे होटल्स रहा करते थे, लेकिन महामारी के दौरान उसके सारे बिजनेस चौपट हो गए थे, जिस वजह से उस फैमिली ने अपने आप को उसी घर में खत्म कर लिया था। जिसके बाद ये अफवाह फैलने लगा कि इस घर में एक घोस्ट रहता है, जिस वजह से कई सारे कॉलेज स्टूडेंट अपने बहादुरी का टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आया करते थे, लेकिन वो सब लोग इस टाइम पे लापता हो चुके हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का टास्क मेमे और लॉरा को दिया गया है, जिन्हें आप लोगों ने सीजन 1 में तो देखा ही होगा। मेमे बताती है कि इंटरनेट के जमाने में कई सारे फेक न्यूज तो फैलते ही रहते हैं, जिस वजह से फालतू में उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन लॉरा बताती है कि उसने यहाँ पर पर्सनली में इन्वेस्टिगेशन किया है और यहाँ पर एक्चुअली में कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए और भी लोग आए थे और वो लोग भी इस टाइम पे गायब हो चुके हैं। उस जगह में पहुँचने के बाद लॉरा यहाँ पर एक वेल बनाने लगती है, लेकिन मेमे उसे रोक देती है और कहती है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके के कर्ज को सेंस नहीं कर पा रही है, जिस वजह से वेल बनाने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने आप लोगों को सीजन 1 में समझाया था कि वेल क्रिएट करने से बाहर का कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। वो लोग देखते हैं कि इसके अंदर बुरी तरीके से कचरे को फैलाया गया है, लेकिन इतने टाइम के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर ऑन है। मेमे बताती है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस वजह से वो नीचे के फ्लोर को चेक करेगी और इसी टाइम पे लॉरा को सेकंड फ्लोर को चेक करना पड़ेगा। लॉरा यहाँ पर बहुत ही डरी और सहमी हुई होती है क्योंकि इसके पहले उसने ज्यादा मिशन नहीं किए हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हर एक रूम को बारीकी से चेक कर रही होती है और उसी के दौरान वो एक रूम में चूहों को देख लेती है, जिस वजह से बुरी तरीके से वो यहाँ पर डर जाती है और मेमे भी उसी टाइम पे उसके सामने पहुँच जाती है। लॉरा पूछती है कि क्या आपने फर्स्ट फ्लोर को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, जिसमें मेमे बताती है कि वो लोग तो अभी फर्स्ट फ्लोर में ही है, जिसे सुनकर लॉरा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पूरी तरीके से याद है कि वो इसी टाइम पे सेकंड फ्लोर में घूम रही थी। तभी मेमे बताती है कि यहाँ पर जितने भी सारे सामान है उन सारे सामानों को उसने इसको लेकर 3 बार नोटिस कर लिया है, जिसका मतलब है कि वो लोग यहाँ पर एक इन्फिनिटी लूप में फंस चुके हैं। लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं बल्कि एक तरीके का बैरियर है जिसे किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है और वो लॉरा से इसे तोड़ने का तरीका पूछने लगती है। लॉरा बताती है कि इसे इन्फिनाइट होने के लिए इसे एक सर्कल होना पड़ेगा, लेकिन जितनी भी बार उन्होंने यहाँ पर ट्रेवल किया है हर बार हर एक रूम का पोजीशन चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके रूम को ये कर्व रैंडमली शिफ्ट किए जा रहा है। मतलब वो दोनों अगर तेजी से हॉल की तरफ दौड़ते हैं तो ये कर्व आसानी से टूट सकता है। मेमे उसे इसके लिए 90 पॉइंट्स देती है और कहती है कि ये सही तरीका नहीं है, हमें अगर इसको जल्दी से तोड़ना है तो हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने फुल तेजी के साथ दौड़ना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ऑपोजिट में भागना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से इस बैरियर के साथ साथ ये मेंशन भी बुरी तरीके से यहाँ पर टूट जाता है। लॉरा यहाँ पर एक पत्थर के नीचे फंस जाती है और तभी यहाँ पर गोजो भी पहुँच जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर किसी का बच्चा खो चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोने का आवाज आ रहा है। लॉरा यहाँ पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे से वो कर्ज निकल कर आता है, लेकिन उस कर्ज को गेटो का कर्ज खा लेता है। जिसके बाद गेटो कहता है कि तुम हमेशा कमजोरों के साथ मजाक उड़ाते रहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे सुन के लॉरा और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी गोजो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर 2 दिनों से वापस नहीं आए थे, इसलिए हम लोग परेशान हो गए थे। जिससे हमें पता चलता है कि वो कर्ज यहाँ पर रूम के साथ साथ टाइम को भी मैनिपुलेट कर रहा था और मेमे कहती है कि शायद यही सही मौका है मेरा एक्स्ट्रा चार्ज करने का। और गोजो से पूछता है कि तुमने वेल को क्रिएट तो कर दिया था ना, लेकिन वो सभी लोग वेल को क्रिएट करना भूल गए थे। अब हमें मासामिची यानी कि फ्यूचर जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल को दिखाया जाता है और वो गोजो पे बहुत ही गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने वेल को नहीं क्रिएट किया था, जिस वजह से कई सारे लोगों ने इस इंसिडेंट को होते हुए देख लिया है। गोजो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों ने ये चीज देखा है या नहीं देखा है, वो लोग कभी भी कर्ज स्पिरिट या फिर कर्ज टेक्निक को तो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ये किसी तरीके का नॉर्मल भूकंप ही तो है। लेकिन गेतो कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, कमजोर लोग हमेशा एक साथ रहते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, और अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास उनसे कई ज्यादा सुपीरियर
पावर्स है तो वो लोग हमें एक खतरा मान सकते हैं। लेकिन गोजो कहता है कि उसे इस तरीके के मॉरल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीक लोग हमेशा पावरफुल लोगों को सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, जैसे मानो वो लोग इसी चीज के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ सोको यहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट होने वाला है। तभी गेतो कहता है कि हमें इस चीज को बाहर निपट लेना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर मासामिची पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों ऐसे एक्ट करने लगते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। और मासामिची उन दोनों को एक नए मिशन के लिए अपॉइंट कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जुजुत्सु हाई के पास एक 1000 साल पुराना सॉर्सरर्स है जिसे टेंगेन कहा जाता है। टेंगेन के कर्स टेक्निक की वजह से वो इस टाइम पे अमर बन चुका है, लेकिन उसका बॉडी टाइम के साथ साथ डैमेज होता रहता है, जिस वजह से हर 500 साल में टेंगेन को अपना बॉडी चेंज करना पड़ता है। और अगर उसने अपने बॉडी को चेंज नहीं किया तो वो अपने मानसिक संतुलन को खो देगा और इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और इस बार टेंगेन ने बॉडी के स्वरूप एक लड़की को चुना है जिसे इस टाइम पे स्टार प्लाज्मा वेसल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि स्टार प्लाज्मा वेसल के लोकेशन को लीक कर दिया गया है और दो ऐसे ग्रुप है जो इस काम को होने नहीं देना चाहते हैं। एक है ग्रुप क्यू जो टेंगेन का यूज बुरे कामों के लिए करना चाहते हैं, और दूसरा है स्टार रिलीजियन ग्रुप जो कि टेंगेन को अपना देवता मानते हैं, लेकिन वो टेंगेन को इस लड़की के साथ मर्ज होने नहीं देना चाहते हैं। और इस टाइम पे उनका टास्क ये है कि उन्हें अगले 2 दिनों तक इस लड़की की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करना है। स्टार रिलीजियन ग्रुप से उन्हें ज्यादा कुछ खतरा नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी कर्स यूजर नहीं है। इसके बावजूद गेटो कहता है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन गोजो कहता है कि ये दोनों ग्रुप हमारा क्या ही उखाड़ सकते हैं। गेटो कहता है कि वो उसके इस व्यवहार का ही पसंद नहीं करता है और कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात टेंगेन से होने वाली है, तो उससे पहले उसे अपने व्यवहार को ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे कोई आदमी गोजो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इन्फिनिटी वॉइड के प्रोटेक्शन की वजह से वो छुड़िया उसे टच तक नहीं कर पाती है। अटैकर कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज पहली बार देखना भी चाहता हूँ। जिसके बाद गोजो कहता है कि वो यहाँ पर एक रूल सेट करना चाहता है, और वो रूल ये है कि अगर वो अटैकर यहाँ पर एक बच्चों की तरह रोने लगता है तो वो उसे यहाँ से जाने देगा। दूसरी तरफ गेटो उस लड़की के रूम के पास पहुँच जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन गेटो अपने कर्स टेक्निक का यूज करके यहाँ पर बच जाता है। अब वो लड़की यहाँ पर से नीचे गिर रही होती है, लेकिन तभी गेटो अपने फ्लाइंग कर्स का यूज करके यहाँ पर उस लड़की को बचा लेता है। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर ब्लास्ट किया हुआ होता है, और वो कहता है कि तुम उस लड़की को वहीं पर से छोड़ दो वरना ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और तभी हमें सेनिन को स्टार रिलीजन ग्रुप के मेंबर के साथ दिखाया जाता है, और मेंबर उससे कहता है कि हमारे पास भले ही कोई कर्स यूजर नहीं है, लेकिन हम किसी अच्छे कर्स यूजर को अच्छे तरीके से पे कर सकते हैं। लेकिन तभी जेनिन कहता है कि याद रखना मैंने अपने नाम को चेंज करके फुसिकुरो बना लिया है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि जिस आदमी ने वहाँ पर बॉम्ब फिट किया था उस आदमी को गेटो के कर्स ने पकड़ कर रखा है, और गेटो उसके सामने चाय पी रहा है। तो वो आदमी कहता है कि हमारी टीम में बेयर भी है जो तुम लोगों को खत्म कर देगा, लेकिन गेटो उसे गोजो का भेजा हुआ एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि क्या यही बेयर है। मतलब गोजो ने उस बेयर को पहले ही हरा दिया है। अब हमें यहाँ पर तोजी को दिखाया जाता है जिसने शिप के रेसेस के ऊपर मैच लगाया हुआ होता है, लेकिन तभी उसका पार्टनर उसके पास आके कहता है कि तुम्हें इस काम के बहुत ही पैसे मिल रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम को स्टार्ट कब करोगे। लेकिन तोजी कहता है कि वो गोजो क्लैन का सबसे पावरफुल बच्चा है, तो उसके साथ ऐसे ही फाइट करने नहीं जा सकता, और अगर वो गया तो वो आसानी से मारा जा सकता है, जिस वजह से उसे यहाँ पर एक अच्छे प्लान की जरूरत है। तभी उसका पार्टनर यहाँ पर से जाने लगता है और पूछता है कि मेगुमी इस वक्त कैसा है, लेकिन तोजी को याद नहीं होता है कि ये मेगुमी कौन है। दूसरी तरफ हमें रिका चैन को दिखाया जाता है, और गोजो को अपने सामने देखने के बाद वो उसे थप्पड़ मार देता है, और उसे ये लग रहा होता है कि ये वही लोग हैं जो उसे किडनैप करने के लिए आए थे। लेकिन गेटो से समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग जुजुत्सु टेक से हैं और वो लोग उसका खतरा नहीं चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रिको की मेड कुरोई भी पहुँच जाती है और बताती है कि सच में वो लोग यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ हैं। लेकिन तभी गोजो रिको से पूछता है कि क्या वो सच में टेंगेन के साथ मर्ज होना चाहती है। तभी रिको बताती है कि टेंगेन ही रिको है और रिको ही टेंगेन है, और इस काम में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन गोजो और गेटो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी रिको बताती है कि आज उसके क्लास में एक इम्पोर्टेंट क्लास है और वो उस क्लास को मिस नहीं करना चाहती है। लेकिन गोजो बताता है कि उसका सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उसे स्कूल नहीं भेज सकता है। लेकिन गेटो कहता है कि ये पहले ही एक क्रूअल डिसीजन है। टेंगेन बनने के बाद उसे हमारे क्लैन के सबसे नीचे के फ्लोर में रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर से भी नहीं मिल सकता है। और तभी गोजो को मासामिची का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि टेंगेन चाहते हैं कि ये लड़की अपना आखिरी टाइम खुशी से बिता पाए, इसलिए वो जो करना चाहती है वो उसे
उसे करने दिया जाए। तभी कुरोई बताती है कि उसके मॉम और डैड बचपन में गुजर गए थे और उनके जाने के बाद उन्होंने ही रिको का ख्याल रखा है और रिको अगर अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करना चाहती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ही रहने देना चाहिए। लेकिन तभी गेटो बताता है कि उसने रिको के ऊपर नजर रखने के लिए कुछ कर्सेस को भेजा था, लेकिन उनमें से 2 कर्स को एक्सरसाइज कर लिया गया है, जिसके बाद वो तीनों ही रिको के स्कूल में पहुंच जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि रिको के ऊपर $30 मिलियन का प्राइज मनी इस टाइम पे रखा गया है। लेकिन तभी स्टार रिलीजन ग्रुप वाले गेटो को कॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि इस टाइम पे रिको के ऊपर $30 मिलियन का प्राइज मनी भी लग चुका है और अगर तुम उसे नहीं मार पाते हो तो तुम्हें जितना पैसा दिया गया है वो सारे पैसे हम लोग वापस कर लेंगे। लेकिन तोजी कहता है कि वो 6 आंखों और लिमिटलेस टेक्निक वाला गोजो है, उसे कोई भी ऐरा गहरा ऐसे ही नहीं हरा सकता है और वो बस इस टाइम पे सही मौके का वेट कर रहा है जब वो गोजो के ऊपर अटैक कर पाएगा। दूसरी तरफ गेटो के सामने एक कर्स यूजर आ जाता है, जिसके बाद गेटो अपने 2 कर्सेस को निकाल लेता है। वो आदमी सोचता है कि ये लड़का कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसका शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितने भी लोग कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं वो सब लोग ही फिजिकल कॉम्बैट में बहुत ही कमजोर होते हैं, जिस वजह से उसे इसके पास जाके फाइट करना चाहिए। लेकिन तभी गेटो अपने कर्स टेक्निक का यूज कर लेता है और उसने जानबूझकर पहले कमजोर कर्सेस को निकाला था ताकि उस आदमी को यही लगे कि वो बहुत ही कमजोर है। लेकिन तभी वो आदमी गेटो के पीछे एक खिड़की से इसके अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर गेटो की जगह एक कुत्ता मौजूद है। तभी हमें उस आदमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो कह रहा होता है कि मेरे फैमिली हमेशा अपने सारे पैसे अपने छोटे बेटे के ऊपर खर्च किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं बहुत ही अजीब हूँ, क्योंकि मैं उन कर्सेस को देख पाता हूँ जो कर्सेस को वो लोग देख नहीं पाते हैं। और इस टाइम पे उसका इकलौता पार्टनर था टासुकी, जिसके साथ वो अभी खेल रहा है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो ये सारी चीजें बस इमेजिन कर रहा होता है और असल में वो गेटो के सामने बुरी तरीके से हार चुका है। अब हमें गोजो और कुरोई को दिखाया जाता है और वो दोनों अभी भी रिको को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी गोजो एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर रिको मौजूद होती है। लेकिन सब लोगों को ये लग रहा होता है कि ये रिको का बॉयफ्रेंड है, जिस वजह से सब लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का तो कितना हैंडसम है। लेकिन तभी उनका टीचर गुस्सा होकर सब लोगों को शांत होने के लिए कहता है और गोजो के पास जाकर अपना पर्सनल नंबर देने लगती है, जिसे देखकर सब लोग यहाँ पर गुस्सा होने लगते हैं। और दूसरी तरफ गेटो रिको को लेकर यहाँ पर से जाने लगता है। तभी गोजो कहता है कि इस टाइम पे तुम्हारे ऊपर $30 मिलियन का प्राइज मनी रखा गया है और अगर हम लोग इसी स्कूल में रहते हैं तो तुम्हारी दोस्तों की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि एक आदमी गोजो को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने तभी कुरोई आ जाती है और उस आदमी के साथ वहीं पर फाइट करने लग जाती है और फाइट के दौरान वो उस आदमी के गलत पॉइंट पर मार देती है और तभी उसकी मदद करने गेटो भी यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन तभी वो आदमी यहाँ पर से डिसअपियर हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि शायद ये आदमी किसी तरीके का शिकिगामी है। लेकिन तभी उस आदमी के 3 बॉडीज गोजो के पास पहुँच जाते हैं और वो लोग अपने आप को और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तभी उनमें से 2 लोग गोजो के ऊपर फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही गोजो के इन्फिनिटी डायमेंशन में फंस जाते हैं और गोजो के एक अटैक के साथ ही वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तभी गोजो कहता है कि तुम किसी तरीके के शिकिगामी नहीं हो, तुम तो बस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हो और टाइम टू टाइम अपने मेन बॉडी को शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे ज्यादा क्लोन्स भी नहीं है, जिसका मतलब है कि तुम अपने आप को सिर्फ 5 ही क्लोन्स में डिवाइड कर सकते हो। वो आदमी ये सारी बातों को सुनकर शॉक हो जाता है। लेकिन तभी गोजो अपना टेक्निक उसे बताने लगता है। गोजो बताता है कि वो अपने लिमिटलेस टेक्निक का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रश कर सकता है। लेकिन तभी वो आदमी यहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोजो यहाँ पर लिमिटलेस टेक्निक ब्लू का यूज कर लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं और गोजो अपने रिवर्स कर्स रेड को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाता है क्योंकि उसने इस टेक्निक का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था और गोजो उस आदमी को एक मुक्का मार के हरा देता है। लेकिन तभी रिको को किसी का मैसेज आ जाता है और हमें पता चलता है कि कुरोई को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब गेटो कहता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है क्योंकि उसने ही कुरोई को अकेले में छोड़ दिया था। लेकिन गोजो कहता है कि इन सारी बातों को सोचकर अब कोई फायदा नहीं है और कहता है कि अब हम लोग कुरोई को बचाने के लिए जाएंगे और रिको की सेफ्टी के लिए हम लोग रिको की जगह सोको को लेकर जाएंगे, तो इससे अगर उनके ऊपर कोई खतरा भी आ जाता है तो रिको पूरी तरीके से सेफ रहेगी। लेकिन रिको यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंक होती है और सोचती है कि क्या मुझे आखिरी बार कुरोई को गुड बाय बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तभी रिको कहती है कि मैं तुम लोगों पे यकीन नहीं करता हूँ और अगर तुम लोग मुझे बचाने के लिए नहीं लेकर जाते हो तो मुझे किसी का वेसल नहीं बनना है। जिसके बाद गोजो से ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि अगर मिशन के दौरान तुम्हें किसी भी तरीके का डर लगता है और तुम कहते हो कि तुम्हें घर जाना है तो हम लोग तुम्हें वहीं पर छोड़कर आ जाएंगे। किडनैपर्स ने उन्हें ओकिनावा नाम के एक टापू में बुलाया है जो कि समुद्र के एकदम पास है। के साथ ही कुरोई को बचा लेते हैं और इसके बाद वो सब लोग मिलकर बीच में
एंजॉय करने लगते हैं। कुरोई कहती है कि उस बॉम्ब वाले इंसिडेंट के बाद मुझे लगा था कि मैंने अपने गार्ड्स को और भी स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि एक नॉन सॉर्सरर मुझे किडनैप कर लेगा। और तभी वो गेटो से पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर प्लेन से आए हो। गेटो बताता है कि वो लोग यहाँ पर प्लेन से ही आए हैं, लेकिन आने के दौरान एक ड्रैगन उनके प्लेन का प्रोटेक्शन कर रहा था और गोजो ने हर एक पैसेंजर को बारीकी से चेक किया भी था। तभी कुरोई बताती है कि शायद जब हम लोग यहाँ पर से वापस जाएंगे वो लोग एयरपोर्ट पे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन गेटो बताता है कि उसने हाइबारा और नानामी को पहले ही एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बुला लिया है, मतलब उनके यहाँ पर से जाने का रास्ता पूरी तरीके से सेफ है। अब गोजो और रिको यहाँ पर बहुत ही मजे में खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर कुरोई कहती है कि क्या उन लोगों को यहाँ पर बिना किसी सेफ्टी के इस तरीके से रहना चाहिए, लेकिन गेटो कहता है कि जब तक गोजो हमारे साथ है हमें किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर उनके जाने का टाइम हो जाती है, जिसे सुनकर रिका बहुत ही सैड हो जाती है, जिसे देखकर गोजो कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब लोग कल यहाँ से चले जाएंगे, जिसे सुनकर रिका बहुत ही खुश हो जाती है। और गोजो गेटो से कहता है कि टोक्यो की तुलना में यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत ही कम खतरा है, लेकिन गेटो बताता है कि तुम 4 दिन से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोए हो और तुमने 4 दिन से अपने लिमिटलेस टेक्निक को बंद भी नहीं किया है। लेकिन गोजो कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम तो हो ना। अब इसके बाद वो सब लोग खाना खाते हैं, गार्डन में घूमते हैं, राफ्टिंग करते हैं, मतलब वो सारे काम करते हैं जो रिको को करना पसंद है। अब इसके बाद वो सब लोग जुजुत्सु हाई में पहुंच जाते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि रिको के ऊपर से बाउंटी 4 घंटे पहले ही हट चुका है, जिस वजह से गोजो अपने सील को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी कोई पीछे से गोजो के ऊपर छुरी घुसा देता है। गेटो समझ नहीं पाता है कि इस आदमी ने जुजुत्सु बैरियर को कैसे पार किया होगा और हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि तोजी है, जो इतने टाइम तक सिर्फ परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा था। अब गेटो अपने कर्ज से उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और तभी गोजो को याद आता है कि उसने इस आदमी को अपने बचपन में भी देखा था। तभी गोजो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है और वो रिका को टेंगन के पास ले जाने के लिए कहता है। और तभी गोजो नोटिस करता है कि गेटो ने जिस स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला किया था उसके पास उसके अलावा एक और स्वॉर्ड आ चुका है। लेकिन तभी गोजो कहता है कि तुम्हारे इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि $30 मिलियन का प्राइज मनी अब जा चुका है। लेकिन गेटो कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ हो, वो प्राइज मनी तो मैंने ही लगाया था। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर उसके ऊपर टाइम लिमिट को लगाया था और मुझे ये भी पता था कि कोई भी आदमी तुम्हें नहीं हरा सकता है, लेकिन मैं चाहता था कि इन सब की वजह से तुम बुरी तरीके से थक जाओ और उसी टाइम पे मैं तुम्हारे ऊपर वार कर सकूं। लेकिन तभी गोजो कहता है कि मैंने इस आदमी के बारे में पहले भी सुना है, एक आदमी जिसके पास 0 कर्स टेक्निक है लेकिन उसके पास गॉड से भी ज्यादा फिजिकल पावर्स हैं। तभी गेटो उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोजो उसे दूर में फेंक देता है और सोचता है कि इसने मुझे हराने के लिए इतना खतरनाक प्लान किया है, तो इसका मतलब है कि उसके पास मेरे लिमिटलेस सील को तोड़ने का भी कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। अब गोजो यहाँ पर टोजी को सेंस भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास 0 कर्स टेक्निक है और वो टोजी के कंधे में बैठे कर्स को सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो उस कर्स को भी सेंस नहीं कर पाता है। जिसके बाद गोजो अपने ब्लू एम्प्लीफिकेशन कर्स टेक्निक को यूज कर लेता है, जिस वजह से उसके आसपास के सारे जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कई सारे और कर्सेस भी पहुँच जाते हैं, जिस वजह से वो फिर से तोजी को सेंस नहीं कर पाता है। लेकिन तभी अचानक से तोजी गोजो के गले के ऊपर हमला कर देता है और उसके गले से लेकर पैर तक बुरी तरीके से छीनने लगता है। इसका रीजन ये है कि तोजी के पास जो वेपन है उस वेपन से गॉड को भी मारा जा सकता है और हम लोग देखते हैं कि गोजो यहाँ पर बिल्कुल भी हिलने के काबिल नहीं होता है। जिसके बाद तोजी अपने अगले टारगेट की तरफ जाने लगता है। अब हमें गेटो की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कुरोई रिको से कह रही होती है कि मैंने अपने जिंदगी का आधा टाइम तुम्हारे साथ ही बिताया है और तुम्हारे जाने के बाद भी हर पल में तुमको याद करूंगा। अब इसके बाद गेटो और रिको कुरोई को यहीं पर छोड़कर जाने लगते हैं और वो दोनों एक जगह पे पहुंच जाते हैं। अब हमें जुजुत्सु हाई के मेन बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर सीढ़ियों से नीचे जाने से यहाँ पर एक पेड़ देखने को मिलेगा और उस पेड़ के पास जाने का किसी का भी परमिशन नहीं है और वहाँ पर सिर्फ वही आदमी जा सकता है जिसे वहाँ पर जाने के लिए इनवाइट किया गया है। तभी गेटो कहता है कि या तो तुम जिंदगी भर यहीं पर रह सकते हो या फिर तुम अपने घर जाके आराम कर सकते हो। इसे सुनकर रिको शॉक हो जाती है। तभी गेटो कहता है कि मैंने और गोजो ने मिलकर इस चीज को लेकर बहुत देर तक सोचा है और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर जाने का मन है तो हम दोनों तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इस चीज को करने का मन नहीं है तो हम लोग तुम्हें फोर्स भी नहीं करेंगे और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो हम लोग जुजुत्सु हाई के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हैं। रिका बताती है कि बचपन में ही उसके मॉम और डैड गुजर गए थे, लेकिन उसे कभी भी उनके जाने के लिए दुख फील नहीं हुआ है, जिस वजह से स्कूल में हर कोई उसे किसी स्पेशल चाइल्ड की तरह ट्रीट किया करते थे और बचपन
बचपन से ही कुरोई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो शायद अब इन लोगों के साथ रह के उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो कुरोई के साथ भी थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो हर एक काम को करना चाहती है जो उसने आज तक नहीं किया है। और इन सारी बातों को कहते हुए वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी गेटो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस सफर के दौरान मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर की आवाज आती है। ये असल में तोजी होता है और उसने रिका को यहाँ पर खत्म कर दिया है। गेटो कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, इस पर तोजी कहता है कि क्योंकि मैंने गोजो को हरा दिया है। तभी गेटो अपने ड्रैगन से तोजी के ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन एक घर में जाकर गिरता है। लेकिन गेटो देखता है कि इस अटैक से तोजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तभी गेटो पूछता है कि एक ऐसा बैरियर जिसके अंदर से कोई भी कर्स अंदर नहीं आ सकता है, तो तुम उस बैरियर को पार कर कर कैसे आ गए। इस पर तोजी कहता है कि क्योंकि उसके पास 0 कर्स्ट एनर्जी है और इस वजह से उन बैरियर्स के लिए वो मानो इनविजिबल है। और उसने अपने सारे कर्स टूल को इस कर्स के अंदर डाल लिया था, जिसके बाद उसने इस कर्स को श्रिंक करके अपने अंदर घुसा लिया था ताकि वो बैरियर्स इस कर्स को बिल्कुल भी सेंस ना कर सके। तोजी बताता है कि वो अपने पहले अटैक से ही इस लड़की को यहाँ पर खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके बाद वो गोजो को संभाल नहीं पाता, जिस वजह से उसे अपना सरप्राइज हिट गोजो के ऊपर करना पड़ा। तभी गेटो पूछता है कि उस औरत का क्या हुआ जो हमारे पीछे वहाँ पर खड़ा था। लेकिन तोजी कहता है कि उसे ठीक से याद नहीं है कि वो औरत मर चुकी है या फिर जिंदा है, और वैसे भी उसके जिंदा या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसे सुनने के बाद गेटो अपने रेनबो ड्रैगन से उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने छोटे कर्सेस को कैनन की तरह यूज करने लगता है। लेकिन तोजी को यहाँ पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उस ड्रैगन को सिर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से काट देता है। गेटो इस चीज को देखकर शॉक होता है क्योंकि ये उसका सबसे पावरफुल ड्रैगन था। लेकिन तभी वो तोजी को एक डोमेन में फंसा देता है। लेकिन तोजी को पता था कि इस डोमेन में उससे एक सवाल किया जाएगा और अगर वो सवाल का जवाब दे देता है तो वो इस डोमेन से निकल सकता है। तो वो कर्स उससे पूछता है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ, इस पर तोजी कहता है कि तुम बस मेरे टाइप के नहीं हो। जिसके बाद वो डोमेन यहाँ से हट जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ छुरिया उसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका है, जिसके बाद वो अपने स्पीयर से उन सब को तोड़ देता है। तभी गेटो उसके कर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जाता है, क्योंकि अगर वो उसके कर्स को ऑब्जर्व कर लेगा तो तोजी के पास फाइट करने के लिए कोई भी वेपन नहीं रहेगा। लेकिन तभी तोजी इस चीज को सेंस कर लेता है और गेटो को सीने से यहीं पर फाड़ देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद तोजी कहता है कि अगर तुम एक शिकिगामी होते तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन तुम एक कर्स मैनिपुलेटर हो और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो तुम्हारे सारे कर्स यहाँ पर निकल सकते हैं और मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं चाहता और तुम सिर्फ अपने किस्मत की वजह से यहाँ पर बच चुके हो। इसके बाद तोजी रिका के बॉडी को लेकर स्टार रिलीजन ग्रुप में पहुँच जाता है। अब स्टार रिलीजन ग्रुप का मैनेजर इसे देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि इस काम के लिए हम लोग तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी करने वाले हैं। वो बताता है कि स्टार रिलीजन ग्रुप का शुरुआत नारायरा में हुआ था और उसी टाइम पे टेंगेन ने जुजुत्सु सॉर्सरर्स को स्टार्ट किया था। उन दोनों ही दल ने एक साथ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, लेकिन टाइम के साथ साथ सॉर्सरर्स और नॉन सॉर्सरर्स को अलग घोषित कर दिया गया है और एक रूल भी बनाया गया है कि सॉर्सरर्स कभी भी नॉन सॉर्सरर्स के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से उनके ग्रुप में कोई भी सॉर्सरर नहीं है। लेकिन फिर भी वो टेंगेन के बॉडी को अपवित्र होने नहीं देना चाहता है। अब उस आदमी के जाने के बाद तोजी कहता है कि आदमी पूरी तरीके से पागल हो चुका है और बाहर जाने के बाद तोजी कहता है कि मैंने उस औरत को देते वक्त कहा था कि इस औरत को तुम लोगों को मार देना है, लेकिन तुम लोगों ने उसे मारा क्यों नहीं। जिस पर उसका पार्टनर कहता है कि अगर हम उसे मार देते तो वो लोग इतना फ्री माइंड से नहीं रह पाते। उन्हें लग रहा था कि वो ये मैच जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इन सारी चीजों को हमने सेट कर रखा था। तभी तोजी पूछता है कि तुम उस औरत को इतनी जल्दी उस टापू में लेकर कैसे गए थे। जिस पर उसका पार्टनर कहता है कि इसके मैनेजर के पास खुद का प्राइवेट प्लेन है और इन जैसे बड़े बड़े लोगों के सामने ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। अब तोजी उसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि या तो मैं तुम्हारे साथ काम के सिलसिले में मिलूंगा या फिर नरक में मिलूंगा, लेकिन धरती में टाइम पास करने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं मिलने वाला हूँ। अब तोजी यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने गोजो पहुँच जाता है और तोजी से देखकर शॉक होता है और सोचता है कि मेरे इतनी बार वार करने के बाद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है। गोजो बताता है कि जब उस टाइम पे तुमने मेरे ऊपर हमला किया था, मैंने अपना अटैक और डिफेंस मोड दोनों को ही बंद कर दिया था और अपना पूरा पावर रिवर्स कर्स टेक्निक के ऊपर यूज कर रहा था और इस टेक्निक की मदद से मैंने अपने पूरे शरीर को फिर से रीजनरेट कर लिया है। वो आज तक इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाता था, लेकिन तोजी के इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ उसने अपने नेगेटिव एनर्जी को भी यूज किया था, जिस वजह से वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो गया था, जिसके बाद उसे कर्स टेक्निक का असली लेवल पता चला है। लेकिन तोजी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गोजो टेक्निक रेट को यूज कर लेता है,
जिस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन टोजी को यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और कहता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी को यूज करके ब्लू एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को यूज कर सकता है और नेगेटिव एनर्जी का यूज करके टेक्निक रेड को यूज कर सकता है और उन दोनों को एक साथ यूज करके रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। लेकिन ये तीनों अटैक ही मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। जिसके बाद वो गोजो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गोजो का स्पीड यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे होता है और गोजो कहता है कि मैं इस टाइम पे तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही है क्योंकि हेवन से लेकर अर्थ तक इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मैं हूँ। गोजो कहता है कि मुझे पता है कि तुम जेनिन क्लैन के मेंबर हो, इसलिए तुम्हें मेरे इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में इतना सब कुछ पता है। लेकिन उसके पास एक ऐसा टेक्निक भी है जिसे उसने आज तक किसी को नहीं बताया है। जिसके बाद वो इन्फिनिटी के रिवर्सल और एम्प्लीफिकेशन को एक साथ मर्ज कर देता है और कहता है कि उसने इस टेक्निक का नाम दिया है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। और उस अटैक को यूज करने की वजह से टोजी का आधा शरीर यहाँ पर गायब हो जाता है। अब टोजी अपने मन में सोच रहा होता है कि जिस दिन ये लड़का पैदा हुआ था मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझसे भी स्ट्रॉन्ग कोई हो सकता है और मैं इस लड़के को अपने पैरों के नीचे देखना चाहता था और जिस जेनिन क्लैन ने मुझे बाहर निकाला था मैं उन सारे लोगों से बदला लेना चाहता था। अब गोजो से पूछता है कि क्या तुम्हारा जाने से पहले कोई आखिरी विश है, जिस पर टोजी कहता है कि उसका कोई भी आखिरी विश नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक बेटा भी है जिसका नाम है मेगुमी। तभी टोजी कहता है कि 2 से 3 साल बाद मेरा बेटा तुम्हारे क्लैन में आने वाला है, तो तुम लोग उसके साथ जो चाहो वो कर सकते हो। अब गेटो भी यहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि रिका भी यहाँ पर जिंदा नहीं है और गोजो ने उसे पकड़ कर रखा हुआ है। लेकिन इस चीज को देखकर वहाँ पर खड़े हुए हर कोई ताली मार रहा होता है, जिसे देखकर गोजो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मुझे इन सारे लोगों को यहीं पर मार देना चाहिए। गेटो कहता है कि इस काम को करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन मन ही मन वो भी इन सारे लोगों को यहीं पर मारना चाहता था। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो अपने टेक्निक्स का प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसने अपने लिमिटलेस टेक्निक को और भी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अब मान लो कि ये पेंसिल गोजो के लिए खतरा है और ये इरेजर गोजो के लिए कोई भी खतरा नहीं है, तो उसका इनफाइनाइट इस चीज को ऑटोमेटिक ही डिटेक्ट कर सकता है। तभी गोजो कहता है कि जब वो पास में इन्फिनिटी वॉइड को ऑन रखता था उस वजह से उसके ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था, लेकिन इस टाइम पे वो एक साथ रिवर्स कर्स टेक्निक को भी यूज करता है जिस वजह से उसके दिमाग के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है। गेटो कहता है कि गोजो उनके क्लैन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है और सोको को किसी भी मिशन में ले जाया नहीं जा सकता है और गर्मियों में कर्सेस आम दिनों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस वजह से उसे अकेले में ही बहुत ज्यादा मिशन करना पड़ रहा है। सारा दिन वो बस एक्सरसाइज अब्सॉर्ब और यही काम रिपीट में किए जा रहा है। किसी को भी पता नहीं है कि इनका एक्चुअल टेस्ट कैसा होता है। ये ऐसा लगता है मानो किसी के उल्टी को गंदे कपड़े से साफ किया गया है और उसी कपड़े को उसे खाना पड़ रहा है। लेकिन तभी वो सोचता है कि वो ये सब किसके लिए कर रहा है, उन लोगों के लिए जो लोग एक लड़की के मरने पर खुशियाँ मनाते हैं। और क्या ये लोग सच में जुत्सु काइसन जैसे प्रोटेक्शन के काबिल भी हैं? लेकिन तभी उसके पास हाइबारा पहुंच जाता है और कहता है कि वो एक मिशन की वजह से बहुत दूर में जाने वाला है और वहाँ से आते वक्त वो गोजो और गेटो के लिए खाना भी लेकर आएगा। लेकिन तभी गेटो से पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारा काम बहुत ही मुश्किल हो रहा है? लेकिन हाइबारा कहता है कि उसे इंसानों को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मजा आता है, इस वजह से उसे काम के दौरान थकावट महसूस नहीं होती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है और उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों को किस टाइप के लड़कियाँ पसंद है। हाइबारा कहता है कि ऐसी लड़कियाँ जिन्हें खाना बहुत ही पसंद होता है क्योंकि इनका दिल भी बहुत ही साफ होता है। लेकिन गेटो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से अनजान लोगों के साथ बात करना नहीं चाहिए। लेकिन तभी हाइबारा कहता है कि उसे एक इमरजेंसी काम आ चुका है जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि उसका असली नाम है यूकी सिकिमो। अब गेटो इस लड़की को पहले से जानता था क्योंकि ये एक स्पेशल ग्रेड का सॉर्सरर है, लेकिन उसने आज तक किसी भी मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। तभी वो लड़की कहती है कि हमारे असली प्रॉब्लम कर्सेस तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ल्ड को भी बना सकते हैं जहाँ पर कर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो बताती है कि जब इंसान अपने नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उसके अंदर से लीक होने लगता है और वो सारे नेगेटिव एनर्जी एक साथ इकट्ठा होकर कर्सेस को पैदा करते हैं। तो इन कर्सेस से छुटकारा पाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है। पहला ये है कि सारे इंसानों में से नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दिया जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हर एक इंसानों को नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से यूज किया जाता है वो सिखाया जाए। अब पहला तरीका यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है क्योंकि एक ऐसा आदमी है जिसने अपने अंदर के सारे कर्सेस को निकाल कर दिखाया था और वो है टोजी जेनिन। गॉड के विश की वजह से उसके अंदर के सारे नेगेटिव एनर्जी निकल गए थे और उसके पास 0 कर्स्ट एनर्जी बची हुई थी। लेकिन आम आदमी से कमजोर होने की जगह उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गया था। मतलब 0 कर्स्ट एनर्जी से इंसानों को कोई भी खतरा नहीं होता है। वो टोजी जेनिन के ऊपर रिसर्च तो करना चाहता था, लेकिन जेनिन इसके लिए कभी भी राजी नहीं हुआ था और अब इस टाइम पे इस चीज को करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि
तोजी जेनिन अब इस दुनिया में नहीं है और इस वजह से वो अपने दूसरे रास्ते को भी यूज कर सकते हैं। शायद आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगा, लेकिन जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं उनके अंदर से कर्स्ड एनर्जी लीक नहीं होती है, लेकिन एक सॉर्सरर चाहे तो अपने आप को एक कर्स बना सकता है। असल में जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपने कर्स एनर्जी को अपने टेक्निक के फॉर्म में यूज करते हैं, जिस वजह से ये कर्स उनके शरीर से लीक नहीं होता है। तो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जहाँ पर कर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसका इकलौता रास्ता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को सॉर्सरर्स के टेक्निक सीखने पड़ेंगे। लेकिन वो कोई पागल ही होगा जो हर एक नॉन सॉर्सरर को सॉर्सरर बनने के लिए कहेगा, क्योंकि आम आदमी उस चीज पर यकीन ही नहीं करते हैं जिस चीज को वो लोग देख ही नहीं सकते हैं। तभी गेटो कहता है कि हम लोग इन सारे नॉन सॉर्सरर को सॉर्सरर बनने के लिए फोर्स तो कर सकते हैं ना, लेकिन क्या ये तरीका सही रहेगा? यूकी कहती है कि कोई भी रास्ता सही या फिर गलत नहीं होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से रास्ते में खुश रह सकते हैं। और तभी कहती है कि टेंगन का एक और नया वेसल पैदा हो चुका है, तो उसे उसके वेसल के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहती वो यहाँ से चली जाती है। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि हाइबारा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। असल में वो जिस जगह पे फाइट करने के लिए गया था वहाँ पर ग्रेड 4 का कर्स होना चाहिए था, लेकिन इतने सारे नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो ग्रेड 4 का कर्स ग्रेड 1 का बन गया था और इसी वजह से हाइबारा का अभी ये हालत हो चुका है। रात में गेटो फिर से मिशन करने के लिए जाता है और वहाँ पर सारे कर्सेस को मार देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर 2 लड़कियों को बुरी तरीके से मारा गया है और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों लड़कियाँ ही असल में सॉर्सरर्स है। तभी गेटो के पास के 2 लोग कह रहे होते हैं कि जरूर इन्हीं 2 लड़कियों ने इन कर्सेस को यहाँ पर बुलाया होगा। गेटो ने समझाता है कि इस चीज में इन लड़कियों का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं और इन्हें तो पैदा होने के साथ ही मार देना चाहिए। अब गेटो यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाता है। पहला तो कर्सेस सिर्फ और सिर्फ नॉन सॉर्सरर्स से ही पैदा होते हैं और सॉर्सरर्स अपने जान पर खेलकर इन नॉन सॉर्सरर्स को मदद करते हैं, लेकिन ये नॉन सॉर्सरर्स हमें ही मॉन्स्टर मानते हैं और हमारी मौत पर तालियां भी मारते हैं। जिसके बाद वो अपने एक कर्स को निकाल लेता है और इस गांव के 122 लोगों को यहीं पर खत्म कर देता है। अब मासामिची गोजो को यही सारी चीजें बता रहे होते हैं कि किस तरीके से गेटो ने 122 लोगों के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी खत्म कर दिया है, लेकिन गोजो को अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा होता है। अगले सीन में हमें सोको को देखने को मिलता है और गेटो उसी के पास पहुंच जाता है। तभी सोको उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे ऊपर जितने भी सारे चार्जेस लगाए गए हैं वो सारी चीजें गलत है, लेकिन गेटो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सारे काम उसने खुद ही किए हैं और वो असल में जितने भी नॉन सॉर्सरर्स है उन सारे लोगों को खत्म कर देना चाहता है। सोको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता ये एक इम्पॉसिबल प्लान है, लेकिन गेटो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने प्लान को एक्सप्लेन करने नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ पर बस गोजो से मिलना है। जिस वजह से सोको गोजो को सिंगकू में बुला लेती है और तभी यहाँ पर गोजो भी पहुँच जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि हम सॉर्सरर्स आम आदमी के ऊपर ऐसे ही अटैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन गेटो कहता है कि उसने इन सारे लोगों को ऐसे ही नहीं मारा है, इनके पीछे प्रॉपर रीजंस हैं। तभी गोजो पूछता है कि तुमने अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों मारा है, जिस पर गेटो कहता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ पर नॉन सॉर्सरर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इसी वजह से उसके मॉम डैड भी इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं। गोजो कहता है कि तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो और तुम एक इम्पॉसिबल चीज का पीछा कर रहे हो, लेकिन गेटो कहता है कि क्या तुम मेरे सामने मजाक कर रहे हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस काम को तुम पॉसिबल कर सकते हो और अगर मैं सातोरो गोजो होता तो इस चीज को कब का पॉसिबल करके दिखा दिया होता। अब गेटो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गोजो अपने दोस्ती के खातिर यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाता है। अब गेटो मासामिची से पूछता है कि क्या मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हूँ। मासामिची कहते हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है। तभी गोजो पूछता है कि क्या मैं हर एक इंसान को बचा सकता हूँ, लेकिन मासामिची कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा सकते हो जो लोग बचना चाहते हैं। अब गोजो तोजी के बेटे मेगुमी के पास पहुँच जाता है और कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे पावर्स है जिससे वो कर्सेस को देख सकता है और साथ ही साथ कर्स टेक्निक को भी यूज कर सकता है और कहता है कि कुछ सालों बाद तुम्हें जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, तो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। लेकिन मेगुमी कहता है कि उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर सुमाकी को इस चीज से खुशी होती है तो इस चीज को वो आंख बंद करके कर लेगा, लेकिन अगर सुमाकी को ये चीज पसंद नहीं आता है तो वो इस चीज को नहीं करेगा। गोजो कहता है कि सुमाकी को ये चीज 100% पसंद नहीं आएगा और कहता है कि क्या तुम्हें अपने पापा के बारे में जानना है। मेगुमी कहता है कि उसे उसके पापा के बारे में जानने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे तो ये तक नहीं पता है कि उसके पापा जिंदा है या फिर मर चुके हैं, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों तक उनके डैड को देखा ही नहीं है। तभी गोजो मन में कहता है कि मेगुमी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। अब हमें उन्हीं 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें गेटो ने बचाया था। असल में गेटो ने स्टार रिलीजन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और वो अब इस ग्रुप का लीडर बन चुका है और जो इस ग्रुप का
पहला लीडर था यानी कि सोनोडा सन, उसे वो इसी स्टेज पर खत्म कर देता है। गाइस इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के 5 एपिसोड और एक मूवी कवर अप हो जाता है, लेकिन अभी भी इसके 19 एपिसोड बाकी है जो कि इससे भी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। और अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो पे 3K लाइक्स का एम है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखो बीमार होने के बावजूद मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर वो 19 एपिसोड देखना है तो इस वीडियो पे 3K लाइक्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आपको जानना है कि एक ऐसा लड़का जिसके पास वर्ल्ड का सबसे बेकार स्किल है, लेकिन अचानक से उसे कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसके बाद वो लेवल अप करते करते ऐसा पावरफुल बन जाता है कि वो गॉड से भी फाइट करने के काबिल हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर राइट वाला वीडियो मेरा फेवरेट में से एक है तो उसे भी देख सकते हो।